आज के इस वीडियो को देखने के बाद बाल गोविंद भगत से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा जो एग्जाम में आए और तुमसे ना बने। इसी वीडियो में हम लोग प्रीवियस से क्वेश्चंस कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे होंगे इस चैप्टर के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में मैं तुम्हें ना प्यारे प्यारे कीवर्ड्स बताऊंगा कि कैसे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और उसका आंसर तुम कैसे लिखोगे। टिपिकल एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं होगा ये कि समरी दे दी और फिर उसका एग्जाम में कोई काम ही नहीं है, बस कहानी कहानी दिमाग में। तुम्हें प्रॉपर एनसीईआरटी से रूबरू करवाऊंगा, एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठ जाना और हेल्प मिल जाएगी तुम्हें। और लाइन बाय लाइन तुम्हें बता रहा हूंगा, वो भी सबसे कम समय में। हम लोग 15 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर ले रहे होंगे। तो क्या करना है, मैं हूं तुम्हारा नरेंद्र भैया, तुम्हें बस मूवी की तरह इस वीडियो को देखते रहना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे, कर लो, जिससे कि बोर्ड के सारे वीडियो तुम्हें मिल रहे हो और 11th क्लास में भी हम लोग का साथ बना रहेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए प्यारे प्यारे लेक्चर्स आ रहे होंगे जो तुम्हें 11th की हिंदी जब समझ में नहीं आ रही होगी तब। तो नीचे एमएसपी सीनियर्स नाम का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। ठीक है, देखो बाल गोविंद भगत, ये हमारा जो लेख है ना, जो हमारा ये कहानी है, ये किसने लिखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें हर एक लेखक का नाम याद हो। कमेंट सेक्शन में हर एक वीडियो का तुम एक रूल बना लो कि जब भी तुम कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हो, उस चैप्टर के लेखक का नाम, चैप्टर का नाम लिखकर डैश करके कमेंट कर दिया करो। आदत बना लो, सारा जो तुम्हारा लेखक का नाम है वो याद हो जाएगा और एग्जाम में 1 नंबर तुम्हारे गारंटीड बन जाएंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने लिखा है, और ये नए टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना बाल गोविंद भगत चैप्टर। देखो बाल गोविंद भगत बेसिकली, ये बाल गोविंद भगत नाम के एक व्यक्ति थे, उनके बारे में ही हमारे रामकृष्ण बेनीपुरी जी ने लिखा है। ठीक है, तो यहां पर जो बाल गोविंद भगत थे वो कैसे थे? वो मझले कद के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, उनकी उम्र 60 से ऊपर की थी। और उनके बारे में वो कैसे दिनचर्या अपनी जीते थे, उनके साथ में कैसा लोग व्यवहार करते थे, वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, ये सब इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। इन्हीं के बारे में पढ़ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे बाल गोविंद भगत थे वो कैसे दिखते थे ये हमें पता चल गया। वो कपड़े बहुत कम पहनते थे। ठीक है, उनका चेहरा सफेद बालों से भरा हुआ रहता था, बाल भी बड़े बड़े रखते थे और कपड़े बहुत कम पहनते थे। मात्र एक लंगोटी मात्र वो डाल लेते थे और फिर ठंडी आई तो एक कंबल डाल लिया। ठीक है, और इसके साथ साथ में वो रामनंदी चंदन लगाते थे, चंदन लगाते थे जो नाक के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती थी, जो बड़े बड़े चंदन लोग नहीं लगाते हैं। तुमने तो कुंभ में तुमने देखा नहीं, बाबा लोग कैसे बड़े बड़े चंदन लगा के आते हैं, वैसे ही ये भी लगाते थे। और इसके साथ साथ में कबीरपंथी टोपियां वो लगाया करते थे। एक कबीरपंथी टोपी होती है, ठीक है, जो तुम्हें पहाड़ों की तरफ भी देखने को मिलेगी। मैं तुम्हें इमेज एक दे दूंगा, अगर हमारा एडिटर यहाँ पर इमेज लगा दे तो बढ़िया है। ठीक है, तो वो टोपी पहने रहते थे और सिंपल साधारण जीवन वो जीते थे। कबीर को साहब मानते थे, कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं का गाना गाते रहते थे। कबीर को साहब मान के उन्हीं के दोहे गाते रहते थे। और इसके साथ साथ में वो किसी के खेत में शौच करने नहीं जाते थे, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे। कोई आ जाए तो उससे बात कर लेते थे, दो टुक बात करने में शर्माते नहीं थे, बात करके और मतलब एक तरीके से घुल मिलकर रहते थे समाज से। उनका जो काम था, ये सब काम जब तुम पढ़ोगे ना पहला पैराग्राफ, तो तुम्हें पता चलेगा कि उनका जो काम था वो एकदम साधुओं वाला था। साधु जैसा जीवन जीते थे। जो भी उनके खेत में फसल उगती थी वो सब पास के जो जो कबीर मठ है वहां पर जाकर अपनी पूरी फसल उन्हें दे देते थे, चढ़ा देते थे। और उस फसल में से जो थोड़ा सा हिस्सा उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था वो वापस लाकर उसी से अपना जीवन यापन वो कर रहे होते थे। ठीक है, तो बेसिकली उनका पूरा जीवन जो था वो एक सन्यासी जैसा जीवन था, साधु जैसा जीवन था, पर वो साधु नहीं थे। ठीक है, यहां पर एक ट्विस्ट है। जो हमारे बाल गोविंद भगत हैं वो साधु जैसा जीवन तो जीते थे, अपने आप को संत तो मानते थे, बट वो गृहस्थ जीवन भी जीते थे। मतलब उनका परिवार था। लेखक को उनकी पत्नी के बारे में तो पता नहीं है, पर उनकी एक बेटे और पतोहू के बारे में पता है जो बाल गोविंद भगत के साथ रहते थे। ठीक है, अब आओ देखते हैं बाल गोविंद भगत महीने भर साल भर कैसे क्या क्या करते थे, जिससे लोग उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते थे, हमें ये पता चलता है। तो वो कबीर के जो गाने हैं ना वो गाया करते थे और बहुत कड़े तरीके से गाते थे, बहुत ऐसा झूम झूम के गाते थे। तो जब भी
जब बारिश का महीना आता था, आषाढ़ का महीना आता था, तो पूरा जो गांव है ना वो जाता था खेती करने। ठीक है, तो जब खेती में लोग अपनी फसल लगा रहे होते थे, तो उस टाइम पर लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत कीचड़ में लथपथ होकर भी गाना गा रहे होते थे, और ऐसा गाना गाते थे कि सबकी उंगलियां थिरकने लग जाती थी, सब लोग मनमोहित हो जाते थे। जो आसपास लोग रहते थे वो अपनी उंगलियां उनके जो गाने का क्रम है उसी में, लय में काम करने लग जाते थे, तो एक पूरा एकदम वातावरण एकदम संगीतमय हो जाता था। बाल गोविंद भगत बहुत तगड़ा गाना गाते थे, और जब भी लोग खेती करने जाए तो वहां पर उनका ही बोलबाला रहता था, सब लोग उन्हीं के गाने के लय में ही अपना काम करते थे। ये बात समझ में आ गई? इतने में यही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। जब भादों का महीना आता था, ठंडी से थोड़ा सा समय पहले, ठंडी से थोड़े से समय पहले में वो क्या करते थे, वो रात में, जब ठंडी में, देखो ठंडी में ना सब सो जाते हैं। अब जो यूट्यूब पर एक्सप्लेनेटरी वीडियो की दिक्कत पता है क्या, यूट्यूब पर तुम्हें ऐसे खराब खराब एक्सप्लेनेशन मिले हुए हैं ना, मैं चाहता हूं, मैं वीडियो इस वजह से बना रहा हूं हिंदी के, कि तुम्हें पता चले कि लिटरेचर असली में है क्या, इसके अंदर की भाव पता चले, और एग्जाम में तुम गलत सलत ना लिख कर आ रहे हो। एक भी एक्सप्लेनेशन में तुम्हें ये नहीं बताया गया है कि बाल गोविंद भगत जो रात में गाते थे वो भी ठंडी के मौसम में, ये क्यों लिखा गया है। क्या तुम खाक समझोगे हिंदी? 11-12 में कंप्यूटर वगैरह ले लोगे तो हिंदी लिटरेचर का जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हारा रह जाएगा। इसी वजह से मैं हिंदी के लेक्चर्स बना रहा हूं, वरना मैं पढ़ाता सोशल साइंस हूं। एनिमेटेड लेक्चर, इंडिया के बेस्ट एनिमेटेड लेक्चर तुम्हारे लिए डाल रखे हैं, नीचे प्लेलिस्ट भी बना दी है, जाकर देख लेना। पढ़ ले अक्षर नाम का चैनल है, ठीक है। तो यहां पर हिंदी अपना कंटिन्यू करते हैं। भादों के महीने में जो अंधेरी रात होती है ना, उसमें गांव सो जाया करते थे, और उस टाइम पर लूट मारी चोरी चकारी बहुत ज्यादा होती थी। तो बाल गोविंद भगत उस अंधियारी रात में जागकर अपना जो वाद्य यंत्र है, खंजड़ी वगैरह लेकर, वो रात भर जागते थे और गाना गाते थे कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब समझ में आया कि वो ये वाला गाना क्यों गाते थे, क्योंकि उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये कहानी लिखी गई है, उस टाइम पर बहुत सारी चोरी चकारी होती थी, बहुत सारी लूट मारी होती थी, और ठंडी के महीने में सबको नींद तगड़ी आती है, तो लोगों को जगाने का काम हमारे बाल गोविंद भगत करते थे ठंडी आने से जस्ट पहले। और जब ठंडियां आ जाती थी तब बाल गोविंद भगत रुकते नहीं थे, तब वो सुबह सुबह जाकर नदी में स्नान करने जाते थे। पास में एक नदी थी, वहां पर वो जाते थे पैदल, और ठंडे पानी में, किसी को पता नहीं चलता था, लेखक को पता ही नहीं चलता था कि वो कब जागते हैं, जाकर नहाकर आते थे। और पास में एक पोखर, पोखर मतलब होता है तालाब, तालाब में एक ऊंची सी जगह पर जाकर बैठकर वो एक छोटी सी चटाई बिछाते थे और गाना गाने लगते थे। ज्यादा ठंडी हो जाए तो बस एक मात्र कंबल डाल लेते थे ऊपर, ठीक है, कंबल भी नहीं, वो जो एक पतला कंबल होता ना वैसा डाल लेते थे, और वो बार बार सरक भी जाता था, क्योंकि वो गाना गाने में इतना लीन हो जाते थे। जो लेखक हैं वो कहते हैं कि वैसे तो वो रात में ज्यादा देर तक जाते हैं, बट एक दो बार उन्होंने देखा बाल गोविंद भगत को, तो जब भी वो देखने जाते तो वो गाते गाते इतना मस्त हो जाते थे बाल गोविंद भगत, कि उनके ठंडी में भी उनके जो मस्तक है उसमें श्रम बिंदु दिखने लग जाते थे। श्रम बिंदु मतलब होता है पसीना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमें क्या दिखा रहा है कि ठंडी में, जब कड़ाके की ठंडी में लोग घर पे रहते हैं, वो बाहर निकल के ठंडे पानी से नहाकर पोखरे के पास बैठकर गाना गाने लग जाते थे। गाने में इतने लीन थे। गाने में इतने लीन क्यों थे? क्योंकि वो भक्ति कर रहे होते थे, भगवान की भक्ति कबीर के गानों से कर रहे होते थे। तो यहां पर हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे बाल गोविंद भगत हैं वो बहुत बड़े भक्त हैं। जो बाल गोविंद भगत है वो इतना लीन होकर, इतना भक्ति में लीन हो जाता है कि ठंडी गर्मी का उन्हें पता नहीं चलता। ये इस पूरे पैराग्राफ में बताया जा रहा है। यूट्यूब पर कहीं पर भी तुम्हें ऐसी एक्सप्लेनेशन मिल जाए, मुझे कमेंट में बता दो, मैं फिर एटलीस्ट मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि अच्छा हाँ कोई पढ़ा रहा है। नहीं है कोई एक्सप्लेनेशन, आओ आगे चलते हैं। गर्मियों में उनकी संध्या, शाम को पूजा वगैरह करने के बाद में गांव पूरा खाली हो जाता है, ठीक है, गर्मियों में, क्योंकि और कुछ काम होता नहीं है, दिन बड़ा होता है। तो शाम को जब खाना वगैरह बन जाता है गांव में, उस टाइम पर बिजली नहीं रहती थी, तो जो महिलाएं होती थी वो 5-6 बजे खाना बनाकर फ्री हो जाती थी, 7-8 बजे तक सब खाना खा लेते थे। तो सांझ में जो हमारे बाल गोविंद भगत है ना, वो अपने लोगों के साथ में, वो गाते बजाते थे, तो उनके साथ में गाने बजाने वाले भी कुछ लोग थे जो उन्हें प्रेम करते थे, उनके साथ जुटकर वो गाना गाने लगते। वो एक पद गाते कबीर का और बाकी लोग उन्हें दोहराते 2 बार 3 बार, और ऐसे ऐसे करते करते
धीरे धीरे उनको सुनने वाले के मन भी ऊपर चला जाता था। मतलब जो देखो गाना सुनो, अच्छा गाना सुनो तो अच्छा लगने लग जाता है ना, तो हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग आती है। तो वैसे ही जो उनका गाना सुनता था उनका मन भी ऐसे प्रफुल्लित हो उठता था और उनका भी नाचने गाने का मन करता था। और कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग मन से तन से दोनों से नाचने लग जाते थे बाल गोविंद भगत के साथ में। अब यहां पर हम लोग एक लाइन देखते हैं। अब ये लाइन तुम्हें समझ में आएगी कि संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तब देखने को मिला जब उनका बेटा मरा। अब समझ में आया कि उनकी संगीत सिर्फ गाना बजाना नहीं था, उनकी संगीत साधना का एक माध्यम था। और ये हमें इसकी पराकाष्ठा तब देखने को मिलती है कि जब उनका बेटा भी मर जाता है तो भी वो अपनी संगीत साधना छोड़ते नहीं है। बेटे की जो लाश होती है उसको बिछाकर उसके ऊपर सफेद चादर डालकर अपने ही फूल जो उन्होंने उगा रखे थे उसको लाकर उसके ऊपर डालकर पास में चटाई बिछाकर वो बैठ के गाना ही गा रहे होते हैं। बेटे की मरने की खबर जब गांव वालों को पता चलती है ना, तो पता था कि बेटा बीमार है, बाल गोविंद भगत का बेटा बीमार है, लेकिन कोई गांव वाला क्यों देखने जाए, सबको अपने काम में। बट जब आदमी मर जाता है तो फिर सबको लगता है कि अरे अरे अब तो जाना पड़ेगा, अब तो जाना पड़ेगा। तो वही लेखक भी कह रहे हैं कि जब बाल गोविंद भगत का बेटा मरा तब वो गए, लेखक गए घर पे और घर जाकर देखते हैं कि जो बाल गोविंद भगत है वो जमीन पर आसन बिछाए गीत गा रहे हैं और तगड़े तगड़े गीत। पहले से उनके जो स्वर हैं वो तनिक भी इधर उधर नहीं हुए, उसी तान से उसी जोर के साथ में वो गीत गा रहे हैं। हाँ, बस कभी कभी उठकर अपनी पतोहू के पास, जो बेटे की पत्नी है उसे पतोहू कहा जाता है, तो पतोहू के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि मत रो मत रो, अब बेटा भगवान से मिल चुका है। तो वो कहते हैं कि ये तो खुशी मनाने का समय, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, इसी वजह से इसमें रोने की क्या बात है। तो वो नाच गा रहे थे। हाँ, पतोहू को थोड़ा पतोहू को जो गांव की औरतें हैं वो चुप करा रही थी, क्योंकि वो तो उतनी संत साधु नहीं है ना। तो बाल गोविंद भगत, यहां इससे हमें दिखता है कि बाल गोविंद भगत कितने संगीत में, साधना में कितने लीन हो गए थे कि उनका जो विश्वास है, उनका विश्वास इतना प्रबल हो गया था, इतना बढ़ गया था भगवान के प्रति, आत्मा और परमात्मा के प्रति, कि जब उनका बेटा भी मर गया तो भी उन्हें दुख नहीं हुआ। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ यही हमें बता रहा है। अच्छा, उनका बेटा, उनके बेटे का थोड़ा कैरेक्टर जान लो। बेटा था थोड़ा सा ऐसे मोटा टाइप का। ठीक है, यहां पर लिखा गया है कि सुस्त रहता था और बोदा सा था। ठीक है, बेटा तो मोटा सा था और एकदम मतलब जैसे होता नहीं है कि मोटा सा है और कुछ काम वाम नहीं करता, वैसे टाइप का था। तो जो बाल गोविंद भगत थे ना, वो उससे और भी ज्यादा प्यार करते थे। वो कहते थे कि ऐसे व्यक्ति जो मतलब ऐसे हों, थोड़े से कम जानकारी वाले हों, मोटे से हों, बोझ टाइप के बच्चे, उन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, उनसे और मोहब्बत करने की जरूरत है, वो और मोहब्बत के हकदार होते हैं। ठीक है, अब इस पूरे टॉपिक से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हें ना बने। ठीक है, बेटा कैसा था ये मैंने तुम्हें बता दिया, बाल गोविंद भगत ने अपने बच्चे के मरने पर क्या क्या किया ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का आता है तुम्हारा इससे आगे। जब बाल गोविंद भगत के बच्चे की मृत्यु हो जाती है ना, तो वो अपनी पतोहू के साथ क्या करते हैं, आओ ये देखो। जब बाल गोविंद भगत के बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो जब क्रियाकर्म सब खत्म हो जाता है, क्रियाकर्म में उतनी वो तूल नहीं देते, तूल मतलब उतनी वो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं उसे, और बस ऐसे ही चलते फिरते में काम करवा लेते हैं। क्रियाकर्म उन्हें उतना मान्यता नहीं रखता था, बट करवाते हैं। और जो उनकी जो बेटे की लाश है उस पर आग लगाने का काम वो अपनी पतोहू को देते हैं। परंपरा के हिसाब से पिता लगाता है, बट उन्होंने कहा नहीं, पतोहू लगाए। तो यहां पर ये क्या दिखा रहा है कि बाल गोविंद भगत नए सोच के व्यक्ति हैं और महिलाओं को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये जो परंपरा है उसका भी अंधे तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। पहला बात ये हम लोग को समझ में आया। जैसे ही यहां पर जो उनका श्राद्ध है, बेटे के श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, तो उन्होंने अपने पतोहू के भाई को बुलाया और कहा कि आओ इसको लेकर जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना। अभी इसकी उम्र उतनी नहीं है कि ये जिंदगी भर विधवा बनकर बैठे, इसकी कहीं दूसरी जगह पर शादी कर दो, खुशहाल जीवन ये बिताए। पतोहू इसे सुनकर बहुत रोने लगती है, बिलखने लगती है और कहती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो इस घर में और कोई देख रेख करने वाला आपका है नहीं, तो कैसे होगा देख रेख आपका, एक चुल्लू भर पानी देने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। तो ये बार बार समझाती है पतोहू, वो
सुंदर और सुशील जो पतोहू होती है जैसी, वैसी थी वो एकदम, ठीक है। चैप्टर में पहले हम लोग को देखने को मिलता है। बट यहां पर बाल गोविंद भगत तनिक भी दोबारा नहीं सोचते और कहते हैं इसको लेकर जाओ। ये हमें क्या दिखा रहा है कि बाल गोविंद भगत, पहली बात, पुरानी जो परंपरा थी जिसमें विधवाओं की दोबारा शादी नहीं होनी चाहिए, उसका विरोध कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं जाकर दूसरी शादी करवाओ। दूसरा, वो पतोहू के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, उसके लिए अपनी जो जिंदगी में कष्ट है वो, क्योंकि वो चली जाएगी तो खाना बनाना कैसा होगा, तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है कि पतोहू अच्छा जीवन जी पाए, ठीक है। ये 2-3 बातें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। लास्ट ईयर, पिछले 10 सालों में तुम लोग को 4-5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे कि बताओ बाल गोविंद भगत ने क्या किया, ये क्यों किया, ये क्या दिखाता है कि जब बाल गोविंद भगत ने अपनी पत्नी को भेज दिया, ठीक है। तो वो ये दिखाता है कि वो नए सोच के व्यक्ति थे, रूढ़िवादी सोच, पुरानी सोच पर वो नहीं जाते थे और अपने से ज्यादा अपनी पतोहू की चिंता कर रहे थे, इसी वजह से उन्होंने भेज दिया। अब इसके बाद में जब बाल गोविंद भगत थे ना, वो बहुत ही ऐसे अलग टाइप के व्यक्ति है ना, ऐसे लोग देखने कहाँ मिलते हैं। तो उनकी जो मृत्यु थी वो भी अलग टाइप की हुई, ऐसी मृत्यु देखने नहीं मिली, ऐसा हमारे लेखक लिखते हैं। कैसे हुई उनकी मृत्यु? तो वो साल में एक बार गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान के लिए जब वो हर वर्ष जाते थे, उसका उद्देश्य होता था संत से मिलना। वो उतनी आस्था नहीं रखते थे कि जाकर नहा रहे हैं तो बहुत पुण्य कर ले रहे हैं, पुण्य वगैरह करने नहीं, संतों से मिलना, रास्ते में लोगों से मिलना उनको पसंद आता था, ठीक है। और वो पैदल जाते थे। पैदल कितने? 30 कोस। एक कोस करीब 3-4 किलोमीटर का होता है, वो पैदल उतनी दूर जा रहे होते थे और वो गृहस्थ जीवन जी रहे होते थे, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले देखा था ना, गृहस्थ जीवन जी रहे। यहां पर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा शुरू हो जाता है। जो बाल गोविंद भगत है, जब वो ये रास्ता तय कर रहे होते हैं, 30 कोस दूर जाकर नहाकर वापस आना, तो इसमें 5 दिन लगते थे। अब 5 दिन में आदमी अगर घर से निकला है तो कुछ खाएगा पिएगा, लेकिन बाल गोविंद भगत के यहाँ पर एक उनका जो दिक्कत वो ये आ जाता था कि वो गृहस्थ थे, ठीक है। अब वो गृहस्थ हैं, इसका मतलब कि उनका खाना घर पे बन रहा है और ऊपर से वो संत हैं। देखो, संत आदमी क्या होता है? संत आदमी अपने पास में कुछ रखता नहीं है, खाने पीने का सामान बटोर के नहीं रखता है। जब उसको भूख लगती है तो वो भिक्षा मांगकर खा लेता है, ठीक है। वो अपने पास धन संचय नहीं करता है, वो भिक्षा मांगकर खा लेता है। ये बाल गोविंद भगत बता रहे हैं कि एक संत को कैसा होना चाहिए कि अपने पास कुछ मत रखो, और जो साधु होता है वो भिक्षा मांगकर खा लेता है। अब यहां पर दिक्कत ये थी कि बाल गोविंद भगत पूरे साधु भी तो नहीं थे, वो तो गृहस्थ थे। इसका मतलब कि वो भिक्षा नहीं मांग सकते, और अगर वो कुछ लेकर जाएं अपने साथ तो वो संत नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो घर से सामान लेकर निकल रहे हैं। संत तो भिक्षा मांग के खाता है और वो भिक्षा नहीं मांग सकते क्योंकि वो गृहस्थ है। समझ रहे हो? ये जो विडंबना है उनकी, ये जो दिक्कत है, ये यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है। 3-4 लाइन में है बस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए, इसी वजह से तुम्हें बता रहा हूं। तो यहां पर जो हमारे बाल गोविंद भगत है ना, वो इसी वजह से कुछ खाना लेकर नहीं चलते थे। घर पे खाना खाया, घर पे खाना खाकर निकले, 5 दिन की यात्रा की, फिर वापस घर पे खाना खाया। बीच में वो खाना नहीं खाते थे। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर पानी पी लेते थे प्यास लगने पर। अब रास्ते में क्या करते थे? वो गाना बजाते हुए जाते थे, अपना खंजर लेकर, अपना वाद्य यंत्र लेकर, पूरा गाना बजाता करते हुए गए, एकदम बुलंद आवाज में संतों अंतों से मिले, नहा वहा कर वापस आए। 5 दिन का समय लगता था। अब जब जवान थे तब तो ये हो जाता था, अब बुढ़ा गए थे, ये थोड़े बूढ़े हो गए थे, तो इससे क्या हुआ? इनके शरीर में कमजोरी आ रही थी। अब 5 दिन तक कोई व्यक्ति अगर खाना नहीं खाएगा, एक दिन ना खाकर देखो कैसा लगता है भाई, पूरा पेट वो हो जाता है। ये 5 दिन तक नहीं खा रहे थे और चल रहे हैं 30 कोस। 30 कोस बहुत होता है, जाकर फिर वापस आना 60 कोस का रास्ता ये तय कर रहे थे। इसी वजह से जब वो आते हैं वापस तो ये थोड़े से बीमार हो जाते हैं, और बीमार होने के साथ साथ में इनकी तबीयत बिगड़ती जाती है। लेकिन फिर भी गांव वालों के लाख कहने के बाद में कि ठीक है काम मत करो, रहने दो, घर पे बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने दिनचर्या को वैसे ही रखते हैं। वैसे ही सुबह नहाने जाते हैं, वैसे ही गाना बजाना करते रहते हैं, वैसे ही खेतों में काम करने जाते हैं, सारे काम जो वो पहले कर रहे थे वो अभी भी करते हैं, और इनकी तबीयत बिगड़ती जाती है। एक शाम ऐसी आती है जब इनके गानों को सुन के ऐसा लगता है कि मानो जो धागा है वो टूट गया है और सारे मोती बिखर गए हैं। मतलब एकदम कमजोर सी आवाज उनकी आती है एक शाम। और सुबह जब वो, सुबह हमेशा जो हमारे बाल गोविंद भगत है वो गाना गा रहे होते हैं ना,
तो सुबह फिर वो आवाज नहीं आती है, उनके गाने की आवाज नहीं आती है। जब लोग जाकर उनके घर पे देखते हैं तो उनका एक पंजर पड़ा था। पंजर मतलब जो मृत शरीर होता है उसे पंजर कहते हैं, तो उनका पंजर पड़ा हुआ था। बाल गोविंद भगत नहीं थे, वो उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई थी। यही है पूरी कहानी, ठीक है। इसी से जितने भी मैंने तुम्हें कीवर्ड्स बताए हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, उसी से क्वेश्चन बनेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में देख लो, यहां पर तुम्हारा क्वेश्चन आया है पतोहू से रिलेटेड, कि उनके पतोहू के साथ उनका व्यवहार क्या क्या बताता है। ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता रखा है, पॉज करके पढ़ सकते हो कि हाँ, निस्वार्थ भावना, वात्सल्य भाव उनके अंदर की, अपने पतोहू को बेटे जैसा ही प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, उसके जीवन अच्छा हो इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि जाओ नई शादी कर लो। और इसके साथ साथ में समाज के प्रचलित रूढ़ियों का वो विरोध कर रहे हैं कि हाँ, आग जो उनके बेटे को आग है वो पतोहू लगाती है, और फिर पतोहू की दूसरी शादी भी उन्हें मंजूर होती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर सेम, यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन है वो पतोहू से रिलेटेड, तो तुम एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो, जो मैंने बताया वही है, ठीक है। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार बाल गोविंद भगत की किस प्रकार प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया, ठीक है। तो ये तीन है कि हाँ, पतोहू से आग जलवा दी, पतोहू का दोबारा विवाह मंजूर कर लिया, ठीक है। ये सारी चीजें पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। और बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि बाल गोविंद भगत अकेले फिर रह जाते, तो बुढ़ापे में वो कैसे खाना बनाते, कैसे अपना जीवन यापन करते, इसकी चिंता थी। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। जो भी खाना बनता था, जो भी वो उपजाते थे खेत में, वो जाकर पहले अपने कबीरपंथी मठ पर, मठ मतलब होता है जैसे आश्रम होता है ना, उसे मठ कहा जाता है, वहां पर जाकर वो दे आते थे, और जो प्रसाद के रूप में उन्हें थोड़ा बहुत खाना मिलता था वो वही यहाँ पर लाते थे, उसी से जीवनचर्या करते थे। सादा जीवन जीते थे और लोगों से हंस के बात करते थे, दिन भर साधना, संगीत साधना में विलीन रहते थे। इससे हमें पता चलता है कि वो साधु थे, ठीक है। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, वही मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। उनके बेटे की मृत्यु के बाद में आपकी भावनाएं किस तरीके से उन्होंने व्यक्त करी, ठीक है। तो वो गाने बजाने लग गए, ठीक है, एक बार इसको पढ़ सकते हो। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, ऑलरेडी मैंने पूरा चैप्टर तुम्हें दिनचर्या पर ही बताया, तो तुम ऑलरेडी पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। इस आंसर से अच्छा तुम्हें पता है, तुम्हें लग नहीं रहा होगा कि ये मैं कैसे करूंगा, ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद में तो लग ही रहा होगा, बट जब तुम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो इसका जब आंसर पढ़ोगे पॉज करके, तुम्हें लगेगा मैं इससे अच्छा आंसर लिख सकता हूं, क्योंकि जो जो कीवर्ड मैंने तुम्हें बताए वो एग्जैक्टली तुम इसमें आंसर वाइज में लिख सकते हो, ठीक है। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। मधुर गायन की भाई लोगों की उंगलियां थिरकने लगती थी, ये सब तुम लिख सकते हो जो मैंने तुम्हें बताया। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत ही प्यारा चैप्टर था ये, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। यार देखो, चैप्टर पढ़कर मजा आनी चाहिए, ऐसे बोरिंग बोरिंग लेक्चर्स अच्छे नहीं लगते जो मुझे यूट्यूब पर ऐसे हिंदी के नाम पर डाल दिए काम चलाऊं। बोर्ड तक तुम्हारे साथ हूं मैं, बोर्ड के बाद भी साथ में रहूंगा। बस तुम्हें क्या करना है, रोज 20 मिनट आकर, जब तक तुम्हारा बोर्ड है ना, मैथ्स जहां से पढ़ना है, साइंस जहां से पढ़ना है, जाकर पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है। घंटों के लेक्चर्स देखो, बस आधे घंटे यहाँ इस चैनल पर आ जाओ, रोज लेक्चर्स डल रहे हैं, एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लो। बोर्ड में 100 में 100 लाने का मेरा सपना है कि तुम लोगों के 100 में 100 आए, बोर्ड तुम लोग टॉप कर रहे हो, इसी वजह से दिन रात मेहनत कर रहा हूं, हिंदी पढ़ा रहा हूं। किसी और चीज में डाउट है, जैसे वीडियोस चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वैसे वीडियो आ जाएंगे, बस तुम पढ़ते रहो यार, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होने वाली है। इसी वीडियो के नीचे, मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करके बताना कितने नंबर है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।